अध्याय 201 सीनियर भाई डिंग ने भी अमृत के मार्ग में महारत हासिल कर ली है। एक आंख वाला व्यक्ति भयानक लग रहा था। वह बस जवाब देना चाहता था, लेकिन एक पल में सिल्वर ड्रैगन उस पर झपट पड़ा और तुरंत उसके शरीर में घुस गया, और फिर उसने अपने शरीर को हिंसक और अजीब तरीके से घुमाया, जैसे कि उसके शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर हमला किया गया हो। वह पूरी तरह से शांत हो गया। चांदी की बर्फ की एक परत ने उसके सिर के नीचे उसके शरीर को पूरी तरह से जमा दिया। अगले ही पल डिंग हाओ ने अपनी लंबी तलवार अपने कंधे पर रख ली। डिंग हाओ की लंबी तलवार के साथ छोटी प्यारी बिल्ली के जादुई पंजे भी आ गए। छोटी प्यारी बिल्ली एक आंख वाले के कंधे पर कूद पड़ी, उत्साह से चिल्लाए और अपने पंजे से एक आंख वाले के चेहरे पर इशारा दोहराया। एक आंख वाला लगभग अपनी पैंट में पेशाब करने लगा। वे पंजे थे जो स्टील की सुइयों को भी तुरंत काट सकते थे। जब तक वह एक आंख वाले की गर्दन को हल्के से खरोंचता, शायद वहां खून का गड्ढा बन जाता। लड़ाई खत्म हो गई थी। इस समय तक डिंग हाओ की तलवार खींचने की आवाज अभी भी हवा में धीरे धीरे गूंज रही थी। युद्ध की शुरुआत से लेकर अंत तक केवल 10 सेकंड का समय था। म्याओ। छोटी प्यारी बिल्ली ने डिंग हाओ को देखकर प्रशंसा से चिल्लाया और श्रेय मांगने वाली नजर से देखा। अगले ही पल धमाका, 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 धमाका। फॉलिंग स्टार संप्रदाय के 1 दर्जन से अधिक शिष्य अभी भी पास में ही खड़े थे और अचानक वे जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर पहले से ही ठंडे थे। मरने वाले पहले कुछ लोगों को छोड़कर बाकी लोग अभी भी खड़े थे, क्योंकि डिंग हाओ की तलवार बहुत तेज और बहुत ठंडी थी और लड़ाई एक पल में खत्म हो गई। एक आंख वाला व्यक्ति भय से सुस्त हो गया और उसकी आंखों में याचना भरी नजर आने लगी। खो गया। पूरी तरह हार जाओ। अब उसे अचानक समझ में आया कि तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के इस नामात्र के शिष्य ने ट्रैंक्विलिटी अकादमी के कौतुक मूत्यानयान को चुनौती देने की हिम्मत क्यों की, क्योंकि वे एक ही तरह के लोग थे। शायद डिंग हाओ की ताकत मूत्यानयान जितनी अच्छी नहीं थी। शायद 3 साल बाद सगाई में डिंग हाओ का भाग्य अभी भी यही होगा कि वह मारा जाएगा, लेकिन डिंग हाओ जैसे लोगों की हड्डियों में पागलपन और बेकाबू खून बहता रहता है। वे सभी कुलीन पुरुष थे। अपने जीवन में एक दिन डिंग हाओ 9वें स्वर्ग में गर्व से मुस्कुराएगा और वह कभी भी साधारण बनने को तैयार नहीं होगा। मैं अपनी गर्दन में लंबी तलवार की ठंडक और डिंग हाओ की आंखों में हत्या के इरादे को महसूस करते हुए एक आंख वाले ने अपना धैर्य खो दिया और हकलाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और वह दया के लिए घुटने टेकना चाहता था, लेकिन उसका शरीर बर्फ से इतना सील हो गया था कि उसे खुद पर कोई नियंत्रण नहीं था। उसके प्रश्न का उत्तर उस छोटी सी प्यारी बिल्ली की मनमोहक आवाज थी, म्याओ 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 म्याओ। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं। एक आंख वाले ने अपनी पूर्ण प्रतिष्ठा खो दी और विनती की, मेरे पिता झांग मिंगडे हैं, जो फॉलिंग स्टार संप्रदाय के आंतरिक कोर के 11वें बड़े हैं। यदि आप मुझे मार देते हैं तो वह आपको माफ नहीं करेंगे। फॉलिंग स्टार संप्रदाय के उन साधारण शिष्यों के बारे में चिंता न करें जिन्हें आपने अभी मारा है। जब तक आप मुझे जाने देते हैं, मैं वादा करता हूं, फॉलिंग स्टार संप्रदाय इस मामले को कभी नहीं देखेगा। मैं कहूंगा, बस इतना कहो कि वे प्राचीन खंडहरों के गिय में मर गए। मैं आपके लिए गवाही दे सकता हूं। वह इतना डरा हुआ था कि उसकी नाक और आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। उसने जो कुछ भी दिखाया था उसमें कोई अहंकार नहीं था, लेकिन वास्तव में डिंग हाओ ने उसे और अधिक गहराई तक छेद दिया। तेज क्रिस्टल जैसी ठंडी रोशनी उसकी त्वचा को काट रही थी। नहीं, रुको, नहीं। एक आंख वाला घबरा गया। वरिष्ठ भाई डिंग यू जुयो दूर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए, उसे जाने दो। हालांकि वह एक आंख वाले को टुकड़ों में काटने के लिए उत्सुक थी, लेकिन वह ये भी चिंतित थी कि अगर डिंग हाओ ने उसे मार दिया तो यह डिंग हाओ के लिए मुसीबत बन जाएगा। मुरोंग यांजी ने भी उसे एक आंख वाले को न मारने के लिए राजी किया। दोनों लड़कियां डिंग हाओ को उनके कारण परेशानी में नहीं डालना चाहती थीं। आखिरकार फॉलिंग स्टार संप्रदाय के अंदरूनी हिस्से में एक बुजुर्ग की शक्ति अभी भी भयानक थी। डिंग हाओ ने अपनी लंबी तलवार रोक दी। छोटी प्यारी बिल्ली मानव भाषा को समझने में सक्षम लग रही थी, इसलिए उसने अपने गुलाबी पंजे वापस ले लिए और डिंग हाओ के कंधे पर वापस कूद गई, अपने बालों वाले सिर से डिंग हाओ के चेहरे को रगड़ते हुए और सूत्रों का जाप करने की तरह बड़बड़ाने लगी। जो कुछ हुआ था उसे देखकर एक आंख वाले को राहत महसूस हुई।
जब तक मैं इस बार जीवित वापस जा सकता हूँ। उसने दृढ़ प्रयास किया। उसे लगने लगा था कि एक बार जब वह जीवित वापस आ जाएगा, तो उसे फॉलिंग स्टार संप्रदाय में कई आदिम छिपे हुए हथियार मास्टर्स को ढूंढना होगा और डिंग हाओ को मारने का मौका मिलना चाहिए, ताकि वह बदला ले सके और अपने अपमान को धो सके। अप्रत्याशित रूप से अगले ही क्षण डिंग हाओ जोर से हंसा, एक बदमाश को मार डालो, मुझे ज्यादा सतर्क क्यों होना चाहिए? इससे पहले कि उसकी आवाज खत्म हो जाती, तलवार की सीटी के साथ तलवार की रोशनी टिमटिमा रही थी। एक आंख वाले की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई, उसके गले में चांदी के क्रिस्टल की ठंडी रोशनी का रेशमी धागा दिखाई दिया और उसने उसकी जान ले ली। बिना किसी हिचकिचाहट के, डिंग हाओ स्टार लाइटनिंग की तरह धोखेबाज था। डिंग हाओ को कोई पछतावा नहीं था। बहुत ज्यादा कर्ज कोई बोझ नहीं था। उसके पास मू तियानयांग नाम का एक दुश्मन था जिसे मारना था। अगर वह झांग मिंगडे को मार देता तो क्या होता? इसके अलावा डिंग हाओ के अपने सिद्धांत थे और वह अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी भी तरह की रियायत देने को तैयार नहीं था। जब उसने तलवार को म्यान से बाहर निकाला, तो उसे उम्मीद नहीं थी कि तलवार की रोशनी हमेशा के लिए जीवित रहेगी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसका विवेक साफ रहेगा। केवल तभी जब कोई उसके विचारों को अच्छी तरह से समझ सकता है, वह मार्शल आर्ट में आगे बढ़ सकता है। और उसने अपनी उंगलियों से तलवार पोंछी। जंग लगी तलवार पर चमकती क्रिस्टल रोशनी बिखर गई, जिससे जंग लगी तलवार का शरीर प्रकट हो गया, जिसे डिंग हाओ ने भंडारण रिंग में एकत्र कर लिया। इसके विपरीत मुरोग यानजी और यू जुयाओ डिंग हाओ की चालाकी और बहादुरी से हैरान थे। वे छोटी प्यारी बिल्ली के आश्चर्यजनक प्रदर्शन से भी हैरान थे और उन्हें कुछ देर के लिए समझ में नहीं आया कि क्या कहें। दोनों लड़कियों ने चौंकते हुए डिंग हाओ को बार बार धन्यवाद दिया। यदि आज इस महत्वपूर्ण क्षण में डिंग हाओ नहीं आते, तो एक बार जब वे इन जानवरों के हाथों में पड़ जाते, तो उनका भाग्य निश्चित रूप से मृत्यु से अनगिनत गुना अधिक दयनीय होता। डिंग हाओ ने कुछ शब्दों से दोनों लड़कियों को शांत किया, फिर शिष्यों और फॉलिंग स्टार संप्रदाय के एक आंख वाले की लाशों पर एक पल के लिए टटोला और कुछ जहरीले छिपे हुए हथियार और विभिन्न छोटी बोतलें पाईं। ये तब तक नहीं था जब तक लू पेंगफेई, जो दूर कोने में छिपा हुआ था, बाहर भागा और चिल्लाया, वरिष्ठ भाई डिंग, मैं यहाँ हूँ। वरिष्ठ भाई डिंग, आप वास्तव में शक्तिशाली हैं। क्या आपने सभी दुश्मनों को मार दिया है? डिंग हाओ ने उसकी ओर देखे बिना ही नाक भान सिकोड़ ली। इस समय मुरोग यानजी, जो हमेशा लंबे समय से पकड़कर बैठी थी, और अचानक वह हिल गई और चेहरा पीला पड़ गया। ओह, आपको क्या हो गया है, सीनियर सिस्टर मुरोग? यू जुयाओ डर के मारे मुरोग यानजी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसके घाव से बदबूदार काला खून देखकर वह चिल्लाई, तुम्हें भी जहर दिया गया है। फिर छिपे हुए हथियारों में भी जहर था। सीनियर ब्रदर डिंग, हमें क्या करना चाहिए? जब वह ऐसे शब्द कहती थी तो उसे छाती में दबाव जैसा महसूस होता था और हाथ पैर शिथिल हो जाते थे तथा शक्ति नहीं रहती थी। चिंता मत करो, बहनों। मुझे लगता है कि मारक यही होना चाहिए। डिंग हाओ ने बोतलों और जार के ढेर को ध्यान से पहचाना। अमृत के बारे में अपने ज्ञान के साथ, उसने जल्दी से कई प्रकार के मरहम चुने जो ताज़ा खुशबू से भरे थे और जो उस जहर का मारक थे जिससे दो छोटी लड़कियां पीड़ित थीं। उसने जो कहा उससे दोनों लड़कियों को अब तक की घबराहट से राहत मिली। चूंकि उन्हें मारक दवा मिल गई थी, इसलिए उन्हें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। वरिष्ठ भाई डिंग, क्या आपने भी अमृत के मार्ग में महारत हासिल कर ली है? यू जुयाओ, एक सुंदर लड़की, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी, डिंग हाओ के कंधे पर बैठी छोटी सी प्यारी बिल्ली को घूर रही थी। वह सरल और रोमांटिक थी। अध्याय 202 रुको, मुझे विश्वास है सीनियर भाई डिंग। डिंग हाओ मुस्कुराया और कहा, मैं केवल थोड़ा जानता हूँ। मुरोग यानजी कमजोरी से जमीन पर पैर मोड़कर बैठी थी, और अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए विषैलेपन का प्रतिरोध कर रही थी। हालांकि वह साधारण दिखती थी, लेकिन उसका फिगर बेहद सौम्य और सुंदर, दृढ़ इच्छा शक्ति वाली, समझौता न करने वाली थी। उसके पास एक दुर्लभ वीर आत्मा थी। एक महिला के रूप में, वह एक पुरुष जितनी ही मजबूत थी। इस समय वह मदद नहीं कर सकी और उत्सुकता से अपनी चमकदार आंखों से डिंग हाओ को चुपके से देखने लगी। हर लड़का और लड़की प्यार करने या प्यार पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। 13 या 14 वर्ष की आयु में युवा लड़कियां प्यार की उम्मीद करती थीं।
डिंग हाओ तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय की 5 अकादमियों में प्रसिद्ध हो गया था क्योंकि उसने 5 अकादमियों की प्रतियोगिता के दौरान पहला स्थान जीता था। इसके अलावा वो सुंदर था और हमेशा मुस्कुराता रहता था, जिससे लोगों को लगता था कि वह एक विनम्र व्यक्ति है। कई नामात्र की महिला शिष्यों के मन में उसके लिए अच्छी भावनाएं थी। यहाँ तक कि 5 अकादमियों में पहली खूबसूरत लड़कीली येरुओ भी डिंग हाओ के प्यार में पड़ गई क्योंकि उनके बीच कुछ हुआ था। हालांकि यू जुयाओ और मुरोग यानजी दोनों ही अपनी अपनी अकादमियों में प्रतिभाशाली शिष्य थे, अन्यथा उन्हें खंडहरों का पता लगाने का मौका नहीं मिलता। प्रतिभाशाली होने के नाते निस्संदेह उन्हें गर्व था। इन दिनों हालांकि उन्होंने कई बार गर्लफ्रेंड से डिंग हाओ के बारे में बात करते हुए सुना था, फिर भी वे दोनों मार्शल आर्ट के आदी थे। हर बार जब उन्हें बताया जाता कि डिंग हाओ कितना सुंदर है, तो वे तिरस्कार दिखाते और कोई ध्यान नहीं देते, यहाँ तक कि मन ही मन सोचते कि जल्द या बाद में उनका डिंग हाओ से झगड़ा हो जाएगा। हालांकि जब वे डिंग हाओ द्वारा बचाए गए थे, तो उन्होंने देखा था कि डिंग हाओ कितना निर्णायक था और डिंग हाओ ने कितनी शानदार तलवारबाजी दिखाई थी। इसलिए इस समय जब उन्होंने डिंग हाओ के सुंदर मुस्कुराते चेहरे को करीब से देखा, तो किसी तरह दोनों लड़कियों के दिल हिंसक रूप से धड़कने से खुद को रोक नहीं पाए। एक बार जब आप डिंग हाओ को देख लेंगे तो आप हमेशा के लिए अपना दिल उस पर खो देंगे। अप्रत्याशित रूप से दोनों युवा लड़कियों को ये श्लोक याद आ गया जो तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय की कई महिला शिष्यों के बीच फैल गया था। इन फॉलिंग स्टार संप्रदाय के शिष्यों द्वारा छिपे हुए हथियारों पर लगाए गए जहर को 7 कीड़े और 7 फूल कहा जाता है। ये 7 जहरीले कीड़ों और 7 जहरीले फूलों से बना है। यह अत्यधिक जहरीला है। यह मरहम विषृण कर सकता है, लेकिन इसे पीसने की जरूरत है और घावों पर जहरीले पदार्थ को दूर करने के लिए दवा को क्यूई से उत्तेजित करने की जरूरत है। डिंग हाओ ने एक पल के लिए हल्के से सूंघकर एक निष्कर्ष निकाला। यू जुयाओ और मुरोग यानजी दोनों डिंग हाओ के गहन ज्ञान से हैरान थे और उसकी ओर अधिक प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगे। यह देखकर लू पेंगफेई को ईर्ष्या हुई। विशेष रूप से यू जुयाओ की चमकदार आंखें और सुंदर रूप हरे सेब की तरह मोहक थे, जिसने उसे निगलने पर मजबूर कर दिया। इस बार लू पेंगफेई ने छिपने और सामने आने की हिम्मत न करने की अपनी घृणित हरकत को पूरी तरह से भूल गया। इसके बजाय उसे लगा कि डिंग हाओ ने उसका नाम चुरा लिया है। एक लड़का जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था और अक्सर टीचर जिमेन द्वारा अपने अमृत और आध्यात्मिक जड़ी बूटी वर्ग में आलोचना की जाती थी, अब वास्तव में यहाँ हर्बल दवा के अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की हिम्मत कर रहा था। वह सिर्फ बकवास कर रहा था ताकि 2 मूर्ख महिलाओं को धोखा दे सके। 7 कीड़े और 7 फूल, ये तो बुरा है। सीनियर भाई डिंग, कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते। 7 कीड़े और 7 फूल सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन इसमें कई विन्यास योजनाएं और संभावनाएं हैं। अगर आप इसे तोड़ना चाहते हैं, तो आपको पता लगाना होगा कि कौन से 7 प्रकार के जहरीले कीड़े हैं, कौन से 7 प्रकार के जहरीले फूल हैं। अगर उनमें से कोई एक गलत हो जाता है, तो आप न केवल विषृण नहीं कर पाएंगे, बल्कि जहर को और भी ज्यादा हानिकारक बना देंगे। लू पेंगफेई ने इस बात को लेकर हंगामा मचा दिया। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी 2 छोटी बहनों के बारे में चिंतित था, लेकिन वास्तव में वह डिंग हाओ की अज्ञानता का मजाक उड़ा रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिंग हाओ शांत दिखे और बोले, यह कोई मुश्किल समस्या नहीं है। मैंने पहले ही पहचान लिया है कि कौन से 7 प्रकार के जहरीले फूल हैं और कौन से 7 प्रकार के जहरीले कीड़े हैं। वरिष्ठ भाई डिंग, मेरा सुझाव है कि आप हमारी 2 छोटी बहनों के जीवन को गंभीरता से लें। मुझे याद है कि शिक्षक जिमेन ने आपकी आलोचना की थी क्योंकि आप अक्सर जड़ी बूटियों के नाम और गुणों को लेकर भ्रमित हो जाते थे। लू पेंगफेई ने मुस्कुराते हुए कहा, अमृत और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों में मेरी उपलब्धियां आपकी तुलना में बेहतर हैं। मुझे एक नजर डालने दें। वह डिंग हाओ को छोटा बता रहा था और साथ ही खुद को भी दिखा रहा था। उसके इरादे बुरे थे। उसकी ओर ध्यान देने के बजाय डिंग हाओ ने एक बोतल से शुद्ध जैड मरहम उठाया और उसे दोनों युवतियों को थमा दिया। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात पर यकीन करो, तो बेहतर होगा कि तुम जल्दी से इस मरहम को घावों पर लगाओ और इसे उत्प्रेरित करने के लिए अपनी क्यूई को सक्रिय करो। 1/4 घंटे से भी कम समय में तुम अपने शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकाल सकती हो। मुरोग यानजी और यू जुयाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के जैड मरहम का कार्यभार संभाल लिया। लू पेंगफेई का चेहरा अचानक लाल हो गया।
उसने बेचैनी और गुस्से से कहा, जूनियर बहनों, सावधान रहो। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, मुरोग यानजी ने उसे बीच में रोका और अधीरता से कहा, बस करो, मैं सीनियर भाई डिंग पर विश्वास करता हूँ। हालांकि यू जुएयाओ, जो कि एक बहुत ही सन की छोटी लड़की थी, ने स्पष्ट रूप से कहा, अरे पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट वाले ये जूनियर भाई, जब सीनियर भाई डिंग ने हमारी मदद की थी, तब तुम कहाँ छिपे थे? ऐसी व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बेहतर होगा कि तुम बोलना बंद करो ताकि मैं नाराज न हो जाऊं और संप्रदाय के सदस्यों के रूप में हमारे रिश्ते को न तोड़ दूं। मैं लू पेनफेई को अचानक महसूस हुआ कि उसका चेहरा लगभग सूज गया है, मानो उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा गया हो। अब एक मूर्ख भी समझ गया कि दोनों लड़कियां उसके प्रति अच्छी भावना रखने के बजाय थोड़ी असंतुष्ट थी, क्योंकि उसने बार बार डिंग हाओ को नीचा दिखाया था। म्याओ म्याओ म्याओ। प्यारी बिल्ली ने लू पेनफेई की ओर अपनी गुलाबी छोटी जीभ लहराए और उसकी चीखें खुशी और उपहास से भरी थीं। ये छोटा सा प्राणी सचमुच बहुत ही बुद्धिमान जानवर था। ये बहुत ही चतुर था। क्या होशियार छोटा लड़का है। यू जुएयाओ और मुरोग यानजी खुद को रोक नहीं पाए और उसे अपनी बाहों में थामकर इस सफेद फरबॉल को सहलाना चाहते थे। इस प्यारी बिल्ली का रूप लड़कियों के लिए वाकई जानलेवा था। डिंग हाओ मुस्कुराते हुए धीरे से उठे और कहा, समय कम है। मैं चारों ओर जाकर देखूंगा। आप दोनों एक दूसरे पर मारक लगाने के बाद आपको अपने हाथों से पीसना चाहिए और अपनी क्यूई के साथ दवा को सक्रिय करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि 15 मिनट के भीतर जहर उतर जाएगा। इसके बाद वह उठकर दूर तक चला गया। मुरोग यानजी और यू जुएयाओ के घाव उनके गुप्त क्षेत्रों में थे और वे इन घावों पर दवा लगाने जा रहे थे। स्वाभाविक रूप से डिंग हाओ और लू पेनफेई को उनके बगल में खड़े होकर यह सब नहीं देखना चाहिए। लू पेनफेई जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वह डिंग हाओ के पीछे पीछे चला गया। डॉट डॉट डॉट। शुरू से लेकर आखिर तक डिंग हाओ ने लू पेनफेई पर कोई ध्यान नहीं दिया। डिंग हाओ सड़क के किनारे एक 2 मंजिला इमारत पर चढ़ गया और इधर उधर झांकने लगा। जब उसे कुछ असामान्य नहीं मिला, तो वह छत पर पैर फैलाकर बैठ गया और फॉलिंग स्टार संप्रदाय के शिष्यों से जो कुछ भी मिला था, उसे छांटने लगा। जहरीली दवा और विषर औषधि की बोतलों के अलावा, वहां बहुत सारे सोने के नोट, कुछ अजीब छिपे हुए हथियार और बहुत अच्छी सामग्री से बने कुछ बहुत ही नाजुक बाइंडिंग वाले पर्चे थे। वाइल्ड गूज ड्रॉपिंग स्किल, शूटिंग स्टार कॉम्बो, फॉलिंग कोल्ड उल्कापिंड स्किल। डिंग हाओ ने पैम्फलेट को देखा और पाया कि वे सभी कुछ छिपे हुए हथियार, तकनीक और कौशल थे, साथ ही फॉलिंग स्टार सेक्ट के शिष्यों द्वारा लिखे गए व्यक्तिगत साधना के कुछ अनुभव भी थे। हालांकि 9वें स्वर्ग का कोई फॉलिंग उल्कापिंड कौशल नहीं था, सबसे प्रामाणिक छिपा हुआ हथियार कौशल जिस पर फॉलिंग स्टार सेक्सनो प्रांत पर खड़े होने के लिए निर्भर था, ये छिपे हुए हथियार साधना तकनीकें अभी भी बहुत कीमती थीं। अध्याय 203 एक मोहक उपचार। डिंग हाओ को खुशी महसूस हुई। उसने बहुत पहले ही उड़ते खंजर या उड़ती तलवार के कौशल को विकसित करने का निश्चय कर लिया था, लेकिन कोई तकनीक नहीं थी। वह केवल खुद ही तकनीक बना सकता था और उसने झांक फैन के तीरंदाजी के अनुभव का भी लाभ उठाया, लेकिन प्रगति बहुत बड़ी नहीं थी। ये ब्रोशर उच्च गुणवत्ता के नहीं थे, लेकिन डिंग हाओ के लिए वे बेहद महत्वपूर्ण थे। जब तक वह इन पुस्तिकाओं में दर्ज बुनियादी छिपे हुए हथियार विधियों में महारत हासिल कर लेता, डिंग हाओ का मानना था कि उड़ने वाले खंजर के उसके कौशल में निश्चित रूप से बहुत सुधार किया जा सकता है। फिर उसने उन्हें इकट्ठा किया और जो अन्य चीजें उसे मिली थीं, उनकी गिनती की। लेकिन अगले ही पल मुरोग यानजी की आवाज उसके कानों में पड़ी। वरिष्ठ भाई डिंग, वरिष्ठ भाई डिंग, क्या आप यहाँ आ सकते हैं? डिंग हाओ चौंक गया। उसे लगा कि कुछ बुरा हुआ है, इसलिए वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और उनकी ओर दौड़ा। यह देखकर लू पेनफेई भी अपना किंगोग लेकर दौड़ा। मिस्टर हु, आप यहाँ मत आइए, बस वापस चले जाइए। सीनियर भाई डिंग हाओ अकेले। ठीक है। मुरोग यानजी ने लू पेनफेई को ठंडे चेहरे से देखा और उसे हाथ हिलाकर जाने का संकेत दिया। श्रीमान कौन? लू पेनफेई इतना क्रोधित था कि उसने अपने दांत पीस लिए। इस लड़की ने उसका नाम भी नहीं पुकारा। डिंग हाओ वहां क्यों जा सकता था और वह क्यों नहीं जा सकता था? लेकिन उसे रुकना पड़ा, क्योंकि डिंग हाओ ने पीछे मुड़कर उसे तीखी आंखों से देखा, जो एक लंबी कृपाण की तरह हड्डी को कुरेद रही थी। लू पेनफेई को अपने दिल में बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसे जल्दी से वापस जाना पड़ा।
वरिष्ठ भाई डिंग, वो आप। यू जुयाओ लाल दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा काला था। वह हकलाने लगी, अपना सिर झुका लिया और डिंग हाओ की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। डिंग हाओ आश्चर्यचकित हुआ और उसने पूछा, जूनियर सिस्टर यू, क्या हुआ? क्या मार्ग में कुछ गड़बड़ है? नहीं नहीं नहीं। यू जुयाओ ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए और कहा, एंटीडोट में कोई समस्या नहीं है। ये बस। वह रुक गई और उसका चेहरा लाल हो गया। वह अब और नहीं बोल सकती थी। डिंग हाओ ने अपना माथा रगड़ा। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ। इस समय मुरोग यानजी ने अपने दांत काटे और निर्णायक रूप से कहा, हम सभी मार्शल आर्टिस्ट हैं, इसलिए शिष्टाचार की परवाह किए बिना। वरिष्ठ भाई डिंग, मुझे ये स्पष्ट करने दें। जूनियर बहन यू और मेरे बीच भयंकर लड़ाई हुई थी, इसलिए हमारी क्यूई का उपयोग किया गया था। इसके अलावा जहरीली गैस ने हमारे मेरिडियन चैनलों पर आक्रमण किया था। हम क्यूई के साथ उत्प्रेरक मारक मरहम को पीस नहीं सकते थे, इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए। आह, डिंग हाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या वे मुझसे मदद मांग रहे थे? वे डिंग हाओ से घावों पर उत्प्रेरक मरहम लगाने के लिए क्यूई का उपयोग करने के लिए कह रहे थे। हालांकि दोनों लड़कियों के घायल हिस्से कंधे, छाती, पेट और जांघ जैसे सभी प्रमुख छिपे हुए स्थान थे। आमतौर पर पुरुष और महिला एक दूसरे को नहीं छूते थे। अगर वह ऐसा करता, तो वह दोनों लड़कियों के पूरे शरीर को छू लेता। भले ही डिंग हाओ की आत्मा पृथ्वी से आई थी, जो एक अत्यंत अनियंत्रित ग्रह है, फिर भी वह संकोच करने से खुद को नहीं रोक सका। वरिष्ठ भाई डिंग, अगर यह सुविधाजनक नहीं है, तो इसे भूल जाओ। मुरोग यानजी उदास दिखी, और यू जुयाओ ने अपना सिर नीचे कर लिया और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। डिंग हाओ ने दोनों लड़कियों को देखा और पाया कि उनके चेहरे काले पड़ रहे थे, जिसका मतलब था कि जहरीली गैस उनके दिल में घुसने वाली थी। अगर उन्हें तुरंत एक पल के लिए भी इलाज नहीं मिला, तो भले ही कोई मारक दवा हो, उनकी जान बचाना मुश्किल होगा। ठीक है, दो जूनियर बहनों, सुविधानुसार कृपया मुझे ऐसा करने के लिए क्षमा करें। डिंग हाओ कोई झंझट वाला आदमी नहीं था। उसे पता था कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। थोड़ा सोचने के बाद उसने एक निर्णय लिया। जूनियर सिस्टर मुरोग, आपकी चोटें ज्यादा गंभीर हैं। पहले मैं आपकी मदद करूं। डिंग हाओ ने फैसला करने के बाद, वह जल्दी से मुरोग यानजी के पास गया, क्रॉस लेग बैठ गया, जेड की बोतल से जेड प्लास्टर निकाला, उसे अपनी हथेली पर लगाया, और अपने दूसरे हाथ से मुरोग यानजी के कब्जों में उसके कंधों पर एक छोटा सा छेद कर दिया, और घाव पर धीरे से दबाव डाला। आह! मुरोग यानजी खुद को रोक नहीं पाए और बोली। आखिर वह एक युवा लड़की थी जो पवित्र और स्वच्छ थी। बचपन से लेकर अब तक उसका किसी पुरुष से इतना निकट संपर्क नहीं हुआ था। खास तौर पर जब उसके कंधों पर पड़े कपड़े फट गए, तो उसकी गोरी और जैद त्वचा हवा के संपर्क में आ गई। इस समय एक गर्म हथेली ने उसके शरीर को छुआ, उसे तुरंत पूरे शरीर में गर्मी महसूस हुई, जैसे उसने अभी अभी एक गर्म मिर्च निगल ली हो। घबराहट और शिकायतों की एक अभूतपूर्व भावना थी। उसकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े और लगभग नीचे गिर पड़े। हालांकि जब उसने ऊपर देखा और डिंग हाओ की शुद्ध और मासूम आंखों को देखा, तो किसी तरह वह अचानक फिर से शांत हो गई। उसकी पिछली शिकायतें गायब हो गईं, और उसके बजाय उसे थोड़ा खुशी और मिठास महसूस हुई। मुरोग यानजी के बगल में यू जुयाओ थी, जो कमजोर स्वभाव की थी। जैसे ही उसने कपड़ों के टूटने की आवाज सुनी, उसने धीमी आवाज में चिल्लाया, ऊपर देखा और अपनी बड़ी बहन मुरोग की गोरी त्वचा पर डिंग हाओ की हथेली देखी। उसका चेहरा एकदम से गर्म हो गया और उसने अपना सिर अपनी बाहों में छिपा लिया। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। वरिष्ठ भाई डिंग, वह मुझे इस तरह ठीक कर देंगे? आह, कितनी शर्म की बात है। यू जुयाओ को घबराहट हो रही थी, और किसी तरह वह इस पल की उम्मीद कर रही थी और इस पल के आने को लेकर चिंतित थी। यहां तक कि एक दुल्हन, जो अपने नए पति के सिर पर लाल घूंघट हटाने का इंतजार कर रही थी, उसका मूड भी उसके जैसा जटिल नहीं था। जब डिंग हाओ की हथेली त्वचा पर लगी तो ऐसा लगा जैसे वह इस दुनिया की सबसे खूबसूरत सफेद जैद को छू रहा हो। उसे साटन जैसा गर्म और नाजुक स्पर्श महसूस हुआ। डिंग हाओ उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। मुरोग यानजी की शक्ल सूरत साधारण थी, लेकिन उसका फिगर अवर्णनीय रूप से हॉट था, जो ली येरुओ से बेहतर था।
उसकी गोरी त्वचा युवापन की लोच से भरी हुई थी। उसमें कोई दोष नहीं था। वह निश्चित रूप से एक संपूर्ण सुंदरता थी। डिंग हाओ को आश्चर्य हुआ कि क्या उसने जानबूझकर अपना चेहरा खराब करने के लिए किसी गुप्त मंत्र का इस्तेमाल किया था। ऐसे उत्तम शरीर के लिए केवल एक साधारण चेहरा ही पर्याप्त नहीं होना चाहिए। डिंग हाओ ने अपनी क्यूई का इस्तेमाल करना शुरू किया और उसकी हथेली धीरे धीरे घिसने और रगड़ने लगी। वह महसूस कर सकता था कि जेड जैसी त्वचा गर्म हो गई थी। मुरोग यानजी डिंग हाओ के साथ सहयोग करने के लिए अपनी क्यूई का उपयोग करना चाहती थी, लेकिन उसके कंधों पर हथेली में अवर्णनीय जादू था, जिससे वह बिल्कुल भी ध्यान करने में असमर्थ थी और कुछ भी करने में असमर्थ थी। वह अपने शरीर को नीचे गिरने से रोकने के लिए केवल अपने दांतों को काट सकती थी। डिंग हाओ की हथेली से मुरोग यानजी के घाव तक थोड़ी सी ठंडी और आरामदायक सांस पहुंची। धीरे धीरे उसे दर्द महसूस हुआ और उसके घाव पर सुन्नता महसूस होने लगी। मुरोग यानजी को समझ आ गया कि यह औषधीय शक्ति का काम है। जहरीली गैस धीरे धीरे हटा दी गई। संघर्ष, संघर्ष, संघर्ष। डिंग हाओ का हाथ लड़की की त्वचा से हटा। उसने अपनी हथेली नीचे रखी और 3 चांदी की रोशनियां जमीन पर गिरी। वे 3 स्टील की सुईनुमा हथियार थे जो बालों से थोड़े मोटे थे। ये 3 जहरीली स्टील की सुइयां थीं जिन्हें मुरोग यानजी के कॉलरबोन के आसपास घुसा दिया गया था और अब डिंग हाओ ने उन्हें शक्तिशाली क्यूई के साथ चूसकर बाहर निकाल लिया। अध्याय 204 लू पेनफेई कितनी ईर्ष्यालु और पछतावे से भरी है। वरिष्ठ भाई डिंग, धन्यवाद। मुरोग यानजी की आवाज इतनी धीमी थी कि वह मच्छर की भिनभिनाहट जैसी लग रही थी। उसने कहा, वरिष्ठ भाई डिंग, थोड़े आराम के बाद हमारा इलाज कैसे करेंगे? वह जानती थी कि डिंग हाओ के लिए यह बहुत बड़ी बात थी कि उसने अपनी क्यूई का इस्तेमाल प्रभावकारिता को सक्रिय करने और घावों में छिपे छोटे हथियारों को बाहर निकालने के लिए किया। डिंग हाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं। आपके घावों को भरना ज्यादा जरूरी है। मुरोग यानजी ने अपना सिर झुका लिया और उसका चेहरा लाल हो गया, क्योंकि अगला घाव उसकी नाभि के निचले पेट में था। एक लड़की के लिए यह उसकी कॉलरबोन से भी अधिक छिपा हुआ हिस्सा था, लेकिन इसे बार बार एक आदमी द्वारा छुआ जाता था। डॉट डॉट डॉट। लू पेनफेई की आंखें लगभग बाहर आ गईं। पहले तो उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों महिला शिष्याएं डिंग हाओ से क्या चाहती थीं, लेकिन अब उसे पता चला कि वे चाहती थीं कि डिंग हाओ उन्हें ठीक कर दे। जब उसने देखा कि डिंग हाओ ने मुरोग यानजी के कंधे की चोट का इलाज किया है, और फिर मुरोग यानजी को पीठ के बल लिटा दिया है, अपनी हथेली को उसके पेट के निचले हिस्से पर दबाया है, और धीरे धीरे उसे रगड़ा है, तो लू पेनफेई को अचानक लगा कि उसका खून उसके दिमाग में दौड़ गया है, और एक अनूठा आवेग उसके पूरे शरीर को घेर लेता है। उसके छोटे भाई का लिंग खड़ा हो गया था। धिक्कार है। वे कितने बेशर्म हैं। लू पेनफेई ने दांत पीसते हुए कोसा। साइट पर जाते समय लू पेनफेई ने महिला शिष्यों को ध्यान से देखा। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि मुरोग यानजी अपने रूप को छोड़कर पूरी तरह से एक अद्वितीय सौंदर्य थी। विशेष रूप से उसके स्तन, पतली कमर, प्रचुर और लचीले नितंब, पतले और परिपूर्ण पैर, परिपूर्ण और निर्दोष सफेद त्वचा। ऐसी औरत रात में रोशनी न होने पर किसी आदमी को पागल कर सकती थी। लू पेनफेई ने शुरू में सोचा था कि वह इस युवा लड़की के करीब आने का मौका पा सकता है। फिर भी डिंग हाओ फिर से उससे आगे था। अरे, ये फिर से डिंग हाओ है, ये कमीना। यह आदमी हमेशा मेरे आगे क्यों रहता है? उसने सारे लाभ जीते थे। मुझे उसे मारने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। वह मेरा अजेय प्रतिद्वंद्वी है। ये सोचकर लू पेनफेई अपनी बाहों में चांदी की अंगूठी को फिर से कसने से खुद को रोक नहीं सका और उसने फिर से अपना मन बना लिया। उसकी आंखें फिर से दूर की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाईं। उसने देखा कि डिंग हाओ की हथेली धीरे धीरे मुरोग यानजी के पेट पर घिस रही थी। लू पेनफेई कल्पना भी कर सकता था कि डिंग हाओ कितना खुश था, और वह ये भी कल्पना कर सकता था कि मुरोग यानजी मोहक ढंग से हाँफ रही थी और कराह रही थी। सच तो यह है कि मुरोग यानजी सचमुच हौंफ रही थी। यदि उसकी अद्भुत इच्छाशक्ति न होती तो शायद वह कराह उठती। डिंग हाओ की हथेली उसके लिए बिल्कुल अवर्णनीय जादू थी। धीरे धीरे पीसना, ठंड और आरामदायक एहसास के पंख लगातार उसके शरीर को पीटना। अपने जीवन में पहली बार मुरोग यानजी ने पाया कि उसका शरीर इतना अनियंत्रित और इतना संवेदनशील था। सौभाग्य से इस बार डिंग हाओ उसके कपड़े फाड़े बिना सिर्फ उसके पेट को रगड़ रहा था।
मुरोग यानजी आभारी थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि इससे अधिक क्यूई की खपत होगी। डिंग हाओ के लिए उपचार उसे और अधिक थका देगा, और ऐसे खतरनाक वातावरण में इतनी शक्ति बर्बाद करना निस्संदेह बहुत खतरनाक था। इसके अलावा ये सौभाग्य की बात थी कि डिंग हाओ ने इलाज के लिए अपने पेट के कपड़े नहीं फाड़े, क्योंकि मुरोग यानजी को हल्का सा एहसास हुआ कि उसकी टांगों के बीच अचानक से गीलापन आ गया है। उसके शरीर की प्रतिक्रिया ने उसे इतनी शर्मिंदगी महसूस कराई कि उसने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। मुरोग यानजी के घाव भरने में 15 मिनट लगे। डिंग हाओ को जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं थी। उसने अपनी बर्फ और बर्फ की क्यूई को उभारने की पूरी कोशिश की, और उसने कपड़ों की कई परतों के माध्यम से प्रभावकारिता को उत्प्रेरित करने के लिए बड़ी मात्रा में क्यूई का सेवन करने में संकोच नहीं किया, जिससे शर्मिंदगी से बचा जा सके। अंत में मुरोग यानजी का शरीर ढह गया था और वह लगभग बैठ नहीं पा रही थी। खास तौर पर उसके पैरों के बीच पानी के धब्बे की वजह से इस दृढ़ निश्चयी लड़की को अपना चेहरा दिखाने में शर्म आ रही थी। सौभाग्य से उसने बहुत सावधानी से इसे ढक लिया था, इसलिए डिंग हाओ ने इसे नहीं देखा। इतना सब होने के बाद भी डिंग हाओ रुका नहीं, बल्कि पलटकर यू जुयाओ की ओर चल दिया। सीनियर भाई डिंग, आपने बहुत शक्ति खर्च की है। आराम करो। मैं इस समय यू जुयाओ का सुंदर चेहरा लगभग पूरी तरह से काला पड़ गया था और वह बहुत कमजोर और असहाय लग रही थी, लेकिन वह अभी भी डिंग हाओ के बारे में सोच रही थी। कोई बात नहीं, डिंग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका इलाज 15 मिनट के लिए टाल दिया गया है। आपके शरीर में मौजूद जहरीली गैस को जल्द से जल्द बाहर निकालना होगा। जूनियर सिस्टर यू, ये गंभीर स्थिति में है। कृपया मुझे ऐसा करने के लिए माफ करें। तुरंत डिंग हाओ यू जुयाओ के पीछे बैठ गया, अपनी उंगलियों को फैलाया और धीरे से उसकी पीठ पर सबसे गंभीर घाव के कपड़े को थोड़ा फाड़ दिया। फिर अपनी हथेली पर जेड मरहम लगाया, अपनी बर्फ और बर्फ क्यूई को सक्रिय किया, और इसे धीरे से दबाया। यू जुयाओ ने धीरे से गुनगुनाया, और उसके छोटे शरीर ने एक अनियंत्रित कंपन दिया। उसका गुस्सा कमजोर हो गया था, यहां तक कि उसने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत भी नहीं की। उसकी लंबी पलकें थोड़ी सी कांप रही थी, और उसका सुंदर चेहरा काली क्यूई से भरा हुआ था, लेकिन लाल था। जब डिंग हाओ उसकी पीठ पर घिस रहा था, तो उसने अपनी मुठ्ठियां कसकर बंद कर ली। इस समय मुरोग यानजी को बेहतर महसूस हुआ। वह क्रॉस लेग करके बैठ गई और परिसंचरण के लिए अपनी क्यूई को चलाया। जैसे ही उसकी शारीरिक शक्ति लगभग पूरी तरह से बहाल हो गई, उसने जल्दी से अपने भंडारण स्थान से नए बैंगनी महिलाओं के गाउन का एक सेट निकाला। उसने सड़क पर एक खाली कमरे में अपने कपड़े बदले और फिर डिंग हाओ और यू जुयाओ के पास लौट आए। वह उन दोनों की रखवाली करने लगी। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। थोड़ा सा मुंह सिकोड़ते हुए मुरोग यानजी ने धीरे से अपने पैर से एक पत्थर पर लात मारी। स्नैप! पत्थर दूर एक कोने में जा लगा। दूर खड़े रहो, झांको मत! मुरोग यानजी ने ठंडे चेहरे से चिल्लाया। लू पेंगफेई शर्मिंदा दिख रहा था और दीवार के कोने से दिखाई दिया। वह मुड़ा और चला गया। दूसरे उसे नहीं देख सकते थे। जब वह मुड़ा, तो उसकी आंखें आक्रोश से भरी थीं, और वह अपने दिल में पागलों की तरह कोस रहा था। कुतिया, तुम्हारे शरीर को डिंग हाओ ने हर जगह छुआ और देखा है। अब तुम एक संत होने का नाटक कर रही हो। वाह! लू पेंगफेई ने मन ही मन कोसा। लू पेंगफेई को दूर कोने में गायब होते देख मुरोग यानजी ने अपनी भौहें फैला दी। यकीनन लू पेंगफेई भी डिंग हाओ की तरह तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय की शिष्या थी, लेकिन किसी तरह चमकती आंखों वाले युवक के लिए उसकी भावनाएं अच्छी नहीं थीं, और उसे हमेशा हल्का सा महसूस होता था कि लू पेंगफेई के शरीर पर एक असहज आभा थी। मुरोग यानजी की नजरें डिंग हाओ पर पड़ी। इस समय डिंग हाओ पूरी तरह से अपनी बर्फ और बर्फ जादू कौशल चला रहा था। उसका शरीर चमकदार और आइसिंग क्यूई के टुकड़ों से घिरा हुआ था, जो सफेद बर्फ के टुकड़े की तरह थे। वह पवित्रता की एक तरह की अवर्णनीय भावना से भरा हुआ था। उसने स्पष्ट रूप से अपने कौशल का चरम पर उपयोग किया था। अध्याय 205 वरिष्ठ भाई डिंग, क्या आप एक राक्षस हैं? डिंग हाओ की आंखों में कोई बुरे विचार नहीं थे। उसकी साफ आंखें यू जुयाओ की पीठ पर लगे घाव को घूर रही थीं। उसकी हथेली नियमित रूप से घिसने से लड़की के शरीर में उत्प्रेरक की प्रभावकारिता अधिकतम हो गई थी।
मुरोग यानजी ने पाया कि डिंग हाओ की क्यूई वास्तव में शक्तिशाली थी। यकीनन, भले ही डिंग हाओ मार्शल डिसिपल दायरे के शिखर पर था, लेकिन उसे ठीक करने के बाद उसकी क्यूई खत्म हो जानी चाहिए थी। हालांकि डिंग हाओ ने आराम नहीं किया, बल्कि यू जुएओ को ठीक करना जारी रखा। उसने कोई कमजोरी नहीं दिखाई, उसकी क्यूई अभी भी बढ़ रही थी, जैसे कि वह कभी खत्म ही नहीं हुई थी। मजबूत। वह सचमुच बहुत मजबूत था। इस खोज से मुरोग यानजी को बहुत आश्चर्य हुआ। डिंग हाओ वास्तव में एक राक्षस था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह ली मुयुन और लियांग फैक्सियो को हराने में सक्षम था, जो उस समय उससे 2 स्तर ऊपर थे, 5 अकादमियों की प्रतियोगिता में और पहला स्थान जीता। ऐसा लग रहा था कि पिछले 1 महीने से अधिक समय में डिंग हाओ ने फिर से तेजी से प्रगति की थी, और कोई नहीं जानता था कि उसकी ताकत अब कितनी पहुंच गई है। ऐसा लग रहा था कि डिंग हाओ अभी भी दूसरे 5 अकादमियों की प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे संभावित व्यक्ति थे। दूसरी 5 अकादमियों की प्रतियोगिता के बारे में सोचते ही मुरोग यानजी को जल्द ही एहसास हो गया कि वह और अन्य लोग अब इस उदास जगह में फंस गए हैं और उन्हें नहीं पता कि बाहर निकलने का कोई मौका है या नहीं। उसे नहीं पता था कि इसमें कितना समय लगेगा। वाह, यू जुएओ ने धीरे से चिल्लाते हुए कहा, और उसका चेहरा अब काला नहीं रहा। उसका चेहरा लाल हो गया। डिंग हाओ ने उसके शरीर के सभी 5 घावों का इलाज कर दिया था। एक घाव उसकी छाती से 3 सेंटीमीटर ऊपर था, जिससे उसकी हड्डी में चोट लग गई थी। चोट बहुत गंभीर थी, इसलिए घाव का इलाज केवल कपड़ों के बिना ही किया जा सकता था। जब डिंग हाओ ने अपना कोट उतार दिया और उसके पेट पर केवल एक पट्टी थी, तो डिंग हाओ ने दवा को सक्रिय करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान डिंग हाओ की हथेली कभी कभी यू जुएओ के स्तनों को छूती थी, जो युवा बांस की टहनियों की तरह सीधे खड़े थे, लोच से भरे हुए 2 नेफ्राइट गेंदों की तरह उछल रहे थे। हालांकि डिंग हाओ ने उपचार पर ध्यान केंद्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह गर्मी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सच कहूं तो डिंग हाओ पिछले और वर्तमान दोनों ही जन्मों में कुंवारी थी। उसने कभी ऐसा रोमांटिक दृश्य नहीं देखा था। धीरे से अपनी हथेलियां हटाते हुए डिंग हाओ ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और यू जुएओ को देखना बंद कर दिया, जिसके कपड़े गंदे थे। इस कार्य से मुरोग यानजी की प्रशंसा हुई। उसने यू जुएओ को उठाया, जो लगभग जमीन पर गिर गई थी, और अपने बगल के कमरे की ओर चली गई। अनजाने में उसने देखा कि इस आकर्षक और नाजुक जूनियर बहन की जांघ की जड़ में बेहद स्पष्ट चिपचिपा पानी का एक तालाब भी था। पहले उसके इसी तरह के प्रदर्शन के बारे में सोचते हुए उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दोनों लड़कियों को कमरे से बाहर आने में काफी समय लग गया। यू जुएओ ने साफ और पूरे कपड़े पहन लिए थे। उसके सुंदर चेहरे पर कोई काली गैस नहीं थी, लेकिन उसके कान पहले से ही लाल हो चुके थे। उसने दूर से डिंग हाओ को देखा और फिर अपना सिर नीचे कर लिया। वह एक नई दुल्हन की तरह बहुत शर्मीली लग रही थी। इस समय मुरोग यानजी शांत हो गई थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनके विपरीत पक्ष पर डिंग हाओ अपनी क्यूई चला रहा था और अपनी सांस को समायोजित कर रहा था। चमकदार, पारदर्शी और सुंदर 6 धार वाले क्रिस्टल बर्फ के टुकड़े उसके शरीर के चारों ओर उड़ रहे थे। उसके चारों ओर शरारती सफेद परियों की तरह लिपटे हुए, उसके करीब बसे हुए, पूरे शरीर को 3 मीटर के भीतर ढकते हुए, उसके शरीर की रक्षा के लिए एक अदृश्य शक्ति जारी कर रहे थे। कितनी महान शक्ति है! अरे वरिष्ठ भाई डिंग हाओ, ऐसा लगता है कि वह सफलता पाने के लिए अगले छिद्र पर प्रहार कर रहे हैं। मुरोग यानजी और यू जुएओ दोनों ही अपनी अटकलों से हैरान थे। 2 लोगों के इलाज से डिंग हाओ थका नहीं और उसकी क्यूई खत्म नहीं हुई। डिंग हाओ अविश्वसनीय रूप से अभी भी एक उच्च क्षेत्र को प्रभावित करने में सक्षम था। यह आदमी वास्तव में एक राक्षस था जिसे सामान्य ज्ञान से नहीं मापा जा सकता था। मुरोग यानजी और यू जुएओ दोनों को अपनी साधना प्रतिभा पर गर्व था, लेकिन अब डिंग हाओ के साथ तुलना करने पर वे जानते थे कि क्या कहा जाता है, हमेशा आपसे अधिक शक्तिशाली कोई होता है। दूरी पर खड़े लू पेंगफेई ने आखिरकार इस समय धीरे धीरे पास आने का साहस किया। जब उसने ये दृश्य देखा तो उसे भी अविश्वसनीय लगा। गोली चलाओ! डिंग हाओ अविश्वसनीय रूप से फिर से आगे बढ़ने वाला है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उसे थकना नहीं चाहिए? वास्तव में वह फिर से आगे बढ़ने वाला है।
धिक्कार है, इस दर पर मैं कभी भी पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट में उससे आगे नहीं निकल पाऊंगा। धिक्कार है, जो कोई भी मेरी महिमा को अवरुद्ध करता है उसे मर जाना चाहिए। लू पेंगफेई ने अपने दिल में गुस्से से चिल्लाया, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी भाव नहीं दिखा। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए दोनों लड़कियों को नमस्ते कहा। डॉट 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 धमाका। उसके दिमाग में एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई और फिर डिंग हाउ का शरीर थोड़ा हिल गया। अगले ही पल उसने महसूस किया कि हाथ की शाओन प्रथम चैनल में बर्फ और बर्फ की क्यूई एक गर्जन वाली नदी की तरह उबल रही थी। ये सातवें छिद्र शाओचों की ओर बढ़ गई। ये छिद्र अचानक प्रबुद्ध हो गया और रुकावट गायब हो गई। क्यूई छिद्र में तेजी से घूम रही थी, कम से कम 70 चक्कर प्रति सेकंड की गति तक पहुंच रही थी। क्यूई रोटेशन दर की गति ने हमले की गति निर्धारित की। इसने इस बात को भी प्रभावित किया कि वह लड़ाई के दौरान अपने जादू कौशल का कितनी तेजी से उपयोग कर सकता है। कई मामलों में 1 सेकंड की तेजी एक ही शक्ति के योद्धाओं के बीच लड़ाई के अंतिम परिणाम को निर्धारित कर सकती है। इसलिए क्यूई रोटेशन दर योद्धाओं की ताकत का एक महत्वपूर्ण घटक था। सामान्यतः जब छिद्र खोला जाता है तो क्यूई घूर्णन दर की गति कम से कम 10 चक्कर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। लेकिन चूंकि डिंग हाओ ने अपने शरीर के पहले एक्यू पॉइंट चेतना सागर को परिष्कृत किया था, इसलिए उसने पाया कि उसकी क्यूई प्रति सेकंड 11 चक्कर की गति तक पहुंच सकती है। और फिर डिंग हाओ ने पाया कि प्रत्येक सफलता के साथ उसकी क्यूई गति कम से कम 11 चक्कर बढ़ जाएगी, जो दूसरों की तुलना में 1 चक्कर अधिक है। अब तक जब उन्होंने शाओचों को परिष्कृत कर लिया था, तब उनकी क्यूई गति 77 चक्कर प्रति सेकंड तक पहुंच गई थी, जो दूसरों की तुलना में 7 अधिक थी। इन 7 मोड़ों को कम मत समझिए। ये जीवन बचा सकते हैं और महत्वपूर्ण क्षणों में जानलेवा भी हो सकते हैं। डिंग हाओ धीरे से उठा, अपनी आंखें बंद की और चुपचाप अपने शरीर में नई ताकत महसूस की। 7 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र में पहुंचने के बाद उसकी क्यूई की शक्ति अकेले ही 3500 किलोग्राम तक पहुंच गई और उसका जीवन काल लंबा हो गया। लगभग सभी बीमारियां ठीक हो सकती थीं। वह जमीन पर 50 से 60 मीटर ऊंची छलांग लगा सकता था। इसके अलावा उसके पास अभी भी असामान्य शारीरिक शक्ति थी। डिंग हाओ को लगा कि वह 9 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र के समापन पर एक गुरु को चुनौती दे सकता है। धीरे से एक धुंधली सी सांस छोड़ते हुए डिंग हाओ ने अपनी आंखें खोली। वरिष्ठ भाई डिंग, क्या आप वाकई सफल हुए? यू जुएयाओ ने डिंग हाओ को अपनी प्यारी बड़ी आंखें खोलकर देखा। वह लगभग डिंग हाओ को छूने के लिए आई थी। 15 मिनट से भी कम समय में वह बिना किसी बाधा का सामना किए सफलता प्राप्त करने में सफल हो गया। वरिष्ठ भाई डिंग, क्या आप एक राक्षस हैं? डिंग हाओ जोर से हंसा, अपना हाथ बढ़ाया और यू जुएयाओ के सिर पर एक अंतरंग झटका दिया। मूर्ख लड़की, इसमें इतना अजीब क्या है?